सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी आज स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी, कला कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ करेंगे। साथ ही स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण भी जाएंगे। तो आज भी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्रयागराज में हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन है आज। प्रयागराज में आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से उन्होंने डिजिटल मीडिया सेंटर गए और तमाम जगहों पर कल मुख्यमंत्री ने प्रेस को भी संबोधित किया था। तो सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन आज है। स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। कला कुंभ प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में बनाए गए जन आश्रय स्थल यानी रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे, साथ ही जन आश्रय स्थल पर की गई व्यवस्थाओं को भी देखा है। तो यहां पर जो रैन बसेरा जन आश्रय स्थल प्रयागराज में बनाए गए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, गरीबों को कंबल बांटे और साथ ही निरीक्षण भी किया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रैन बसेरे में की गई व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री ने वहां पर देखा है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से मुलाकात की। संतों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। महाकुंभ के आयोजन को लेकर संतों ने सीएम योगी का आभार भी जताया। जूना अखाड़ा पहुंचकर सीएम योगी ने अवधेशानंद से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि साधु संतों के सुझाव के बाद 3 शाही स्नानों का नाम अब अमृत स्नान होगा। इस अस्थाई सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में, जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा। और जितना कार्य 2019 में हुआ, उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी
और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। महाकुंभ से पहले साधु संतों की मांग पर सीएम योगी ने मोहर लगाते हुए पेशवाई और शाही स्नान का मुगल कालीन नाम बदल दिया है। पेशवाई अब महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा और शाही स्नान को अमृत स्नान कर दिया गया है। इससे साधु संत बेहद उत्साहित हैं। का बदलाव किया गया है। शाही स्नान और पेशवाई के नाम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगाई है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है इनकी? सबसे पहले अखाड़े के यहाँ पर सचिव हमारे साथ हैं, श्री महंत रामजी दास जी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। किस तरह से इस बार जो नाम बदला गया है, महाकुंभ छावनी प्रवेश किया गया है शोभा पेशवाई को, और इसके अलावा जो शाही स्नान होने वाले हैं उनको भी अमृत स्नान किया गया, कितना बड़ा ये बदलाव है? इससे क्या फर्क पड़ेगा और कितना खुश हैं आप लोग इससे? बहुत अच्छा। ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो 144 वर्ष बाद इसका योग पड़ रहा है, बड़ा अच्छा योग है। और आदिकाल से ही ये हम लोग अमृत स्नान ही कर रहे हैं। वो मुगल साम्राज्य के समय में ही इस नाम को बदला गया था, क्योंकि अमृत जो है, हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था, उस अमृत कलश को लेकर के जब गरुड़ जी घूमे थे तो इन 4 स्थानों में, हरिद्वार और प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत ही छलका था। इसलिए हम लोग उस अमृत स्नान का ही स्नान कर रहे हैं। पहले संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो वो संतों की रीति रिवाज जानते हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। सीएम साहब यहाँ पर आए, किस तरह से आप लोगों से बातचीत हुई? क्या कुछ उन्होंने आज कहा, क्योंकि अब महाकुंभ शुरू होने में बहुत ही कम समय बचा है? जी, बहुत शांतिपूर्वक आए। जैसे एक अखाड़े में कोई संत प्रवेश करता है, वो यहाँ एक संत की हैसियत से आए, मुखिया मुख्यमंत्री हैं उस हैसियत से भी आए और भगवान को माल्यार्पण किया, उनका पूजन किए। उसके बाद में सभी संतों से हाल चाल लिए, पूछे और पूज्य महाराज जी के साथ में भी बैठ करके उन्होंने बैठक करी और उसमें कुंभ की सारी जानकारी लिए और बड़ा अच्छा लगा। चूंकि योगी जी आते हैं तो मानो भगवान शिव के रूप हैं वो, और शिव कल्याणकारी हैं। योगी जहां जाएंगे वहां कल्याण ही कल्याण होना है। महाकुंभ की जमीन को अपने हिस्से का बताने वाले वक्फ बोर्ड के बयान पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना बयान में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ आस्था का है, भक्ति का है, वेदांत का है और ये महाकुंभ हिंदुत्व की एकता का महाकुंभ है। और देखना, हमें भरोसा है इस महाकुंभ के बाद हिंदुत्व के लिए बहुत नई दशा और दिशा खुलेगी। जिस दिन कुंभ में आने वाले लोग ही हिंदू राष्ट्र के लिए मुड़ जाएंगे, उसी दिन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराज जी, एक मुसलमानों की तरफ से बयान आया कि वो कुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन में लग रहा है, उसको ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम आदिकाल से, पुराणों से और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्व से और हजारों वर्षों से सनातन की आस्था का स्थान है, वैदिक परंपरा का स्थान है। त्रिवेणी संगम वेदोक्त पद्धति में प्राचीन वर्णित, यहाँ तक कि भारतीय पद्धति में तो लिखा ही है। विदेशी यात्री चैन हेनयांग जैसे लोगों ने संगम के बारे में, गंगा के बारे में, कुंभ के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन लिखे। तो इस प्रकार के जो ये बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उन्होंने तो संसद के लिए कहा था, ये लोग पगलाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड पे सुधार होना चाहिए, इनका पगलेटपन कम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं हो रही है तो सनातन बोर्ड खड़ी होनी चाहिए, तभी इन्हें समझ में आएगा। इन लोगों का दिमाग सटिया गया। वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड, जांच के बाद कब्जे की 1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के इस बयान पर जहां मौलानाओं ने आपत्ति जताई है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है।
वक्फ बोर्ड पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने सीएम योगी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। योगी ने दावा किया कि जिस जमीन पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। वहीं सीएम योगी के वक्फ पर दिए बयान को लेकर मौलाना और विपक्ष के नेता नाराज हैं और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी के बयान पर AIMIM ने भी निशाना साधा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड है, ये भूमाफिया है और एक एक इंच जगह वापस ली जाएगी, उन पर शिक्षण संस्थान या गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट से पास शुदा एक वक्फ एक्ट के तहत बना हुआ है। 1970 का गजट मौजूद है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपके सरकार के विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं, तो आपने कितने भूमाफियाओं पे कार्रवाई की, किस भूमाफिया पे जांच बिठाई, किस भूमाफिया को जेल भेजा? आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बता दे रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कर्मचारियों को भूमाफिया बता रहे हैं। एसपी के सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि वक्फ बोर्ड का गठन सरकार करती है। 7 साल तक सरकार क्या करती रही? वक्फ बोर्ड का गठन जो है वो प्रदेश सरकार करती है। किसने कब्जा किया, कैसा कब्जा किया, तो उस प्रदेश सरकार को सब जानकारी है। और जहां तक मकान बनाने की बात है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड की सहमति से होता है और वक्फ बोर्ड सरकार ने गठन कर रखा है। 7 साल में से देख रहे हैं किसका कैसा कब्जा किया है, वो सब जानकारी है। 7 साल से क्यों नहीं इन्होंने कब्जा मुक्त करा उनसे? इन्हीं के लोग तो है सब बैठे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठे हैं और इन्हीं के लोगों को कब्जा खाली करना होगा। परंतु इसमें एक कड़वा फैसला भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे तो स्वागत योग्य होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो सरकार का कब्जा है वो भी खाली करें। वहीं बीजेपी का कहना है कि वक्फ की जो असंवैधानिक अराजकता है उसे संविधान के फ्रेम वर्क में लाना होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन जरूरी है। इनको समझना होगा कि जो वक्फ सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा, क्योंकि एक के बाद एक जो चीजें आ रही हैं उससे समाज में अलग अलग तरह का वक्फ के सिस्टम को लेकर के कंफ्यूजन भी है और आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। इसलिए उसको एक जो असंवैधानिक अराजकता है उस संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा। वक्फ पर सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बिल लाई है, जिसे जेपीसी के पास भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। डीएम जमीन के मालिकाना हक को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। अगर सरकारी संपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए 120 ट्रेन और 300 बसों की विशेष सुविधा मिलेगी। कुंभ में पहुंचने के लिए परिवहन विभाग और रेलवे भी विशेष व्यवस्था देने जा रहा है। मिर्जापुर और विंध्याचल में 5 करोड़ से ज्यादा आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेनों का ठहराव होगा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर 60 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का 2 महीने तक 2 मिनट का ठहराव होगा। यही नहीं, स्नान के विशेष पर्वों पर 6 ट्रेनों का ठहराव और होगा। रोडवेज की बात करें तो यहां से भी आसपास के जनपदों के लिए विभिन्न मार्गों के लिए 300 बसों का संचालन मिर्जापुर बस स्टेशन से होगा। यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत अपने चालकों परिचालकों को हमने ट्रेंड कर रखा है कि यात्रियों से हम मृदुल व्यवहार करें। जो हमारे वृद्ध यात्री रहें उनके साथ जो है विशेष ध्यान रखें, उनके सामान को और उनको उतारने चढ़ाने में विशेष ध्यान दें। कितनी बसें यहाँ से होकर जाएंगी? देखिए, यहाँ आसपास के क्षेत्र और जिले डिपो की हमारी 300 गाड़ियों का यहाँ पे है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कुंभ में स्नान के लिए आएंगे।
ऐसे में वहां आने वाले लोगों के लिए पहली बार स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। अस्थायी तौर पर तैयार किए गए पार्किंग में पूरी व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्री पार्क और ऐप की मदद से सरकार की ओर से स्वीकृत पार्किंग में कार पार्क करने के लिए जगह तलाश कर सकते हैं, जगह बुक कर सकते हैं और फास्टैग के जरिए उसका पार्किंग फीस का भुगतान कर सकते हैं। कार मालिक बिना किसी दिक्कत के अपनी कार पर लगे फास्टैग का इस्तेमाल कर पार्किंग स्थल पर भुगतान कर सकेंगे। 2.5 लाख तक गाड़ियों को मैनेज किया जा सकेगा। पूरी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे। दिल्ली नोएडा समेत पूरे एनसीआर में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। भीषण ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए घना कोहरा बड़ी मुसीबत बनकर आया है। घने कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो घने कोहरे में रफ्तार पर ब्रेक लगा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा आज सुबह से ही है।